Hello class 9, how are you? Hope you will be fit and fine and doing well in your studies too. So जैसा कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था सेम पोएम रेन ऑन द रूफ कंपोज्ड बाय पोएट स्किनी, जिसमें कि मैंने आपको पहले और दूसरे स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाया था। सो सबसे पहले तो मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि जिन्होंने नहीं देखा है डू वॉच इट because that will help you to understand the third stanza, क्योंकि सारे स्टेंजा आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है सबसे पहले उसको जरूर देखें, तब आप इसको देखें। तो कल मैंने बताया कि पोएट क्या बता रहा है रेन ऑन द रूफ में कि रेन को किस तरीके से लेता है, उसके दिमाग में रेन के लिए क्या परसेप्शन है। वो बता रहा है उसमें कि रेन का उसके माइंड पर क्या इफेक्ट होता है। तो जैसे मैं एक क्विक समरी आपको दे रहा हूँ कि पहले स्टेंजा में दूसरे स्टेंजा में उसने क्या बताया था कि जैसे फर्स्ट स्टेंजा में उसने बताया कि जो रेन है वो बिफोर रेन क्या होता है, पूरा स्काई जो है क्लाउडी हो जाता है और एक सैडनेस जैसा माहौल बन जाता है जिसको पोएट पसंद नहीं करता। अकॉर्डिंग टू पोएट ऐसा लगता है कि जो डार्कनेस है वो वीक कर रही है, बट पोएट फाइंड्स प्लेजर ऑन द अदर साइड। लेकिन पोएट को अच्छा महसूस होता है while lying on his cottage in his cottage chamber, अपने cottage chamber में लेटे हुए पिलो को प्रेस करके, और जो रेन ड्रॉप्स का जो आवाज है पैटरिंग साउंड उसको सुनने पर उसको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, उसको बहुत ही प्लेजेंट लग रहा है। सेकंड स्टेंजा में उसने ये बताया कि उसका जो रेन ड्रॉप्स का जो पैटरिंग साउंड है उसका उसके माइंड पर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो रेन ड्रॉप्स को के जो साउंड है उसको सुनने से पोएट को क्या लग रहा है, he falls in dreams, अपने जो पास्ट मेमोरीज हैं उसको वो याद करता है, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो जाता है और बहुत सारे उसके दिमाग में ड्रीम्स, बहुत सारे रिकलेक्शंस, मेमोरीज बनने लगते हैं। अब इन थर्ड स्टेंजा वो क्या बता रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रीड इट फॉर यू। नाउ इन मेमोरी comes my mother as she used in years agone to regard the darling dreamers and select them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list this refrain, which is played upon the shingles by the pattern of the rain. So poet यहाँ पर क्या बता रहे हैं? Before that, सबसे पहले difficult words के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे कि इसमें डिफिकल्ट वर्ड आपका एक एन है, ये पुराना पोएटिक वर्ड है जिसका मतलब होता है बिफोर। जैसे कि हम लोग आजकल उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बिफोर, बट अर्लियर पोएट लोग इन सब वर्ड्स का यूज करते हैं जो कि आर्काइव हो चुके हैं, पुराने वर्ड हो चुके हैं। दूसरा एक वर्ड इसमें आपको मिलेगा यहाँ पर रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, तो रिफ्रेन मतलब जैसे कि किसी सॉन्ग आपने गाना वगैरह सुना होगा या फिर आपने कोई भी पोएम वगैरह आपने पढ़ी होगी तो उसमें आप देखते हैं कि एक या दो लाइन हर स्टेंजा के बाद या हर पार्ट के बाद रिपीट होता है। तो रिपीटेड पार्ट ऑफ एनी सॉन्ग पोएम एक्सेट्रा, जैसे आप लोग गाना सुनते होंगे तो गाने में देखते हैं कि पहला लाइन उसको हिंदी में शायद बोखड़ा बोलते हैं, वो रिपीट होता रहता है बार बार। इट कम्स आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, हर स्टेंजा के बाद या हर पार्ट के बाद होता है, उसे बोलते हैं रिफ्रेन। तो यहाँ पर पोएम में इसका यही मतलब है, रिफ्रेन, रिपीटेड पार्ट ऑफ एनी सॉन्ग और पोएम। उसके बाद शिंगल्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है और बाकी इसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई डिफिकल्ट वर्ड। एक वर्ड और आपको बताना चाहूंगा, डॉन। डॉन मतलब आप जानते हैं जो मॉर्निंग टाइम होता है, मॉर्निंग टाइम से जो पहले का जो समय होता है उसी को हम भोर ना, तो उसी को डॉन बोला जाता है। अब पोएट यहाँ पर क्या कहते हैं, जैसे कि पोएट ने बताया कि बारिश हो रही है, बारिश की वजह से क्या हो रहा है, उसका माइंड में जो बहुत सारे थॉट्स बन रहे हैं, मतलब तरीके से मेमोरीज आ रही हैं, ड्रीम्स बुन रहे हैं। अब इसी प्रोसेस में उसके ड्रीम में सबसे पहले कौन आता है, उसकी याद, सॉरी, नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर। कौन है उसकी मेमोरी में, उसकी मदर है। द फर्स्ट पर्सन हु कम्स इन द पोएट्स मेमोरी इज हु, कौन है वो, पोएट की माँ। उसकी माँ को अपने वो मेमोरी में देखता है व्हाइल लाइंग ऑन हिज कॉटेज चैम्बर बेड। और पोएट के वक्त क्योंकि पोएट बहुत ग्रोन अप हो चुका है, यादें आप जानते हैं पास्ट की होगी, पोएट बड़ा हो चुका है लेकिन अपनी मेमोरीज में अपनी पोएट को
देख रहा है लेटे हुए। नाउ इन मेमोरी कम्स मेमोरी। तो अगर क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि सबसे पहले पोएट की मेमोरी में कौन आता है, तो आप बताएं कि उसकी माँ थी और कैसी दिख रही है उनकी माँ उसकी मेमोरीज में, वो किस तरीके से उनको देख रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी। As she used in years agone to regard the darling dreamers। जैसा कि पहले की बात कर रहा है पोएट के प्रीवियस मेमोरीज में, जैसे उसकी माँ आती थी सोते समय उसके बेड के पास उसको सुलाने के लिए, टू रिगार्ड, रिगार्ड टू एडमायर, टू अप्रिशिएट, जैसे होता है ना आपकी मम्मी वगैरह या फिर आपके पेरेंट्स वगैरह कभी शाम को या रात में आपको सोते समय दे कम टू यू टू विश यू गुड नाइट। तो एक तरीके से यहाँ पर सी यूज्ड इन इयर्स अगोन, पहले ये पोएट अपनी मेमोरी की पहले की याद करता है, जैसे जब छोटा था व्हेन ही वाज किड, व्हेन ही वाज इन हिज टीनेज, तो उसकी माँ जैसे आती थी उसको जब बेड टाइम के समय आकर के उसको सुलाने के लिए, तो उसको एडमायर करने के लिए, टू पे हिम रिस्पेक्ट, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि डार्लिंग ड्रीमर्स किसके लिए पोएट रेफर कर रहा है, तो आप इसमें बताएंगे पोएट अपने लिए और अपने जो सिबलिंग्स वगैरह थे, जो उसके भाई बहन उसके परिवार में थे, जिनको उनकी माँ पहले आकर के लविंगली उनको सुलाती थी एट नाइट टाइम बिफोर दे गो टू बेड। तो डार्लिंग ड्रीमर्स रेफर्स टू पोएट इंक्लूडिंग हिज सिबलिंग्स एज वेल, उसके भाई बहन उनके लिए रेफर किया गया है। तो पोएट उसी मेमोरी को मिस कर रहा है, उसके मेमोरी में इसमें अपनी माँ का वही लुक आ रहा है जो कि पहले जब उसकी माँ बचपन में उसको सुलाने के लिए आया करती थी। As she left them till dawn, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि जैसे उसकी माँ नाइट टाइम में उसको विश करने के लिए आती थी, टू विश हिम गुड नाइट, कब तक के मिलने के लिए, ताकि अगले दिन फिर वो उसको मॉर्निंग में मिलेंगी। As she left them till dawn, उसके बाद बेसिकली मदर आती थी, उसको टक इन किया, बेड में सुलाया, विश किया, उसके बाद छोड़ दिया, कब तक के लिए, As she left them till dawn, अगले सुबह तक के लिए, अगले सुबह फिर उसकी माँ उसको जगाने के लिए आई। तो वही बात यहाँ बता रहा है, पोएट feels the pleasant look of his mother when he goes for his bedtime in his earlier years. Oh, I feel her fond look on me. As I list to this refrain, poet अपनी मेमोरी में अपने मदर के उसी फॉन्ड लुक को, उसी लविंग लुक को फील कर रहा है, महसूस कर रहा है। पास्ट की बात है, उसमें प्रेजेंट, जैसे कि आप मेमोरीज में आपकी बहुत सारी यादें आती हैं, जब आप उसको एक्सेस होता है आपके दिमाग में, तो आपको लगता है कि वो रियलिटी में है। उस समय आपको लगता है जैसे आप ड्रीम देखते हो, सपना देखते हो, आपको कैसा महसूस होता है, लगता है कि सारी चीजें आपके साथ एक्चुअल हो रही है। लेकिन जब आपकी आँख खुलती है तो फिर कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ इट वॉज पास्ट मेमोरी। उसी तरीके से पोएट क्या कर रहा है, वो ड्रीम में याद में खोया है, और ये यादें किस वजह से बन रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फॉलिंग ऑफ द रेन ड्रॉप्स दैट पुट्स हिम इनटू नॉस्टैल्जिया। और वहां पर क्या कर रहा है, अपने माँ के उसी लविंग लुक को फील कर रहा है, जो उसकी माँ बचपन में उसको सुलाते समय आया करती थी, तो जो उनका लविंग फेस था उसी को पोएट फील कर रहा है। फील ही कर सकता है क्योंकि अब वो प्रेजेंट में तो पॉसिबल है नहीं, पोएट बड़ा हो चुका है, his mother is no more in this world, लेकिन मेमोरी में तो उसकी माँ उसकी आई नहीं। As I list this refrain, सिमिलरिटी देखिए, वो क्या कंपेयर कर रहा है, कह रहा है कि जैसे अपनी मेमोरी में वो अपने माँ के लविंग लुक को फील कर रहा है, उसी तरीके से इसको फील कर रहा है। लिस्ट, लिस्ट भी यहाँ पर ओल्ड पोएटिक वर्ड है, इसका मतलब होता है लिसन। पोएट लोग लैंग्वेज लिबर्टी का पूरा इस्तेमाल करते हैं अपने पोएम में, और वर्ड के साथ वो छेड़खानी करते हैं। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग लिसन, उसने क्या लिखा, लिस्ट का यूज किया। लिस्ट रेफर्स टू लिसन, मतलब सुनना। तो कह रहा है जैसे वो उस रिफ्रेन को सुन रहा है, रिफ्रेन मतलब वो जो रेन ड्रॉप्स के गिरने से जो रिपीटेशन हो रहा है, जो रिपीटेडली रेन ड्रॉप्स फॉल कर रही है, उसके कहाँ पर, व्हिच इज प्लेड अपॉन द शिवर्स, कहाँ पर, पोएट का जो कॉटेज है, कॉटेज की जो छत है, छत के ऊपर जो रेन ड्रॉप्स गिरने से जो साउंड क्रिएट हो रहा है, एक ही जैसा क्रिएट हो रहा है, जाहिर सी बात है, छत तो एक ही है, उसी सेम सरफेस पे रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं और सेम रिपीटेशन क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है वो साउंड। तो कह रहा है कि जैसे उस रिफ्रेन को सुन करके केवल क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है। He can only feel exactly the same way he feels the loving look of his mother by the background. तो इन लास्ट 3 लाइन्स पोएट यही बता रहा है कि पोएट फील्स
his mother's loving look exactly like he listens the repeated sound of raindrops which is falling upon his cottage chamber roof, जो कि उसी cottage chamber roof के ऊपर लगातार गिरने से क्रिएट हो रहा है। तो वो दोनों ही चीजों को क्या कर रहा है, फील कर रहा है, क्योंकि वो जो लविंग लुक है वो केवल मेमोरी में है। जिस टाइम में पोएट है उस समय में केवल वो अपनी माँ को शुरू को केवल मेमोरी में ही फील कर सकता है, प्रैक्टिकली वो फील नहीं कर सकता क्योंकि वो बड़ा हो चुका है, उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। वो सारी मेमोरीज पास्ट की हो चुकी है जिसको वो केवल जब चाहे मतलब तभी एक्सेस कर सकता है किसी भी वजह से। जैसे आप जानते हैं कि यादें आपको कैसे महसूस करते हैं, किसी वजह से कोई ऐसी चीज होती है जिसको आप देखते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, आप उस जगह से कनेक्ट रहते हैं, पास्ट में कनेक्ट रहते हैं जहाँ पर वो घटना हुई रहती है। तो पोएट जब ऐसा कब महसूस होता है उसको, जब वो रेन ड्रॉप्स के छत पर गिरने से जो वो रिपीटिशन क्रिएट होता है, पैटर्न साउंड क्रिएट होता है, तो फिर जैसे वो उसको फील कर रहा है exactly in the same way he's feeling the loving look of his mother. So this is all about in this stanza and this poem has been completed. अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है feel free to ask me any of the way you feel comfortable। और एक होमवर्क आज ये मैं आपको दूंगा थ्रू दिस कि आप इस तीनों स्टेंजा का स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन लिख करके मुझे आप होमवर्क में भेजेंगे और इट्स ऑल अबाउट इट। See you in my next video. Have a good day. Thank you.